हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, जस्ट 1 मंथ टू गो। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द स्ट्रगल फॉर स्वराज, जिसका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर के 27 तक, यानी 1919 से लेकर के 1927 तक का जो कार्य समय है, जो ना समय है, टाइम पीरियड है, तो वो क्या है, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, है ना, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, वो सब आज जान लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इन 1918 एडविन मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड द वॉइस रॉय। ठीक है, इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कौन वॉइस रॉय था और कौन सेक्रेटरी था। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, वॉइस रॉय था। Produced a scheme of constitutional reforms which led to the enactment of the Government of India Act 1919. The provincial legislative council were enlarged and the majority of their members were to be elected. अब इस क्या है, इलेक्शन हो रहा है, मेजोरिटी मेंबर्स इसमें इलेक्ट हो रहे हैं। The provincial governments were given more powers under the system of diarchy, ना, जिसे द्वैत शासन भी बोलते हैं डायरकी को ना। Under this system, some subjects such as finance and law and order were reserved. तो क्या क्या रिजर्व कर लिया गया है, फाइनेंस को, लॉ को, ठीक है, एंड रिमेन्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे जो गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। ओके, एंड अदर्स, इसके अलावा क्या क्या है, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बनाया गया। यानी कि वो कौन कंट्रोल करेगा, मिनिस्टर्स कंट्रोल करेंगे, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ओके, समझ गए। दिस ऑल्सो मीन दैट while some of the spending departments were transferred, the governor retained complete control over the finances. इससे ये समझ में आ रहा है, complete control finance का किसके पास है, गवर्नर के पास है। ठीक है, the governor could moreover overrule the ministers on any grounds that he considered special. यानी कि उनके मान लीजिए जो जो अदर मिनिस्टर्स को दे भी दिया गया है, अगर कुछ ऐसा गवर्नर को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसको वो ओवर पावर कर सकता था ना। ओके, फाइन, आगे देखिए। एट द सेंटर देर वर 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर। सेंटर पे, केंद्र में क्या है, 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर का। द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज टू हैव 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 144। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स है और उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 144 है। द अपर हाउस, द काउंसिल ऑफ द स्टेट, वॉज टू हैव 26 नॉमिनेटेड एंड 34 इलेक्टेड मेंबर्स ना। समझ गए। The legislature had virtually no control over the governor general and his executive council. On the other hand, the central government had unrestricted control over the provincial governments. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, अनरिस्ट्रिक्टेड ना, कोई भी उसमें पाबंदी नहीं, सारा कंट्रोल। Moreover, the right to vote was severely restricted. मतलब राइट टू वोट को भी बहुत ही सीमित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस एरा में ना। In 1920, the total number of voters was कितने, इसमें बहुत ही सीमित रखा गया है इनको ना, तो 909874 इतने वोटर्स हैं केवल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला है कितने वोटर्स थे, ये सिर्फ बताने के लिए है। फॉर लोअर हाउस एंड 17,364 या 17,364। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम ऐसे बड़ा सा बताते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो ऐसे पढ़ने में, जैसे फ़ोन नंबर होता है वो जल्दी याद हो जाता है, तो उस तरह बताने में डाटा जल्दी याद होता है, इसलिए मैं इस तरह बताती हूँ। ठीक है, फॉर द अपर हाउस, इंडियन नेशनलिस्ट हैड हाउएवर advanced for far beyond such halting concessions. They were no longer willing to be satisfied with the shadow of the political power. The Indian National Congress met in a special session at Bombay in August 1918 under the presidency of Hassan Imam to consider the reform proposals. अब देखिए, इंडियन नेशनल INC का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, बॉम्बे में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है 1918 में, और इसके कौन है प्रेसिडेंट इस समय के, तो हसन इमाम है ना, जिसमें ये कंसीडर किया गया कि इस प्रपोज़ल, जो रिफॉर्म प्रपोज़ल है उसके लिए, है ना। इट कंडेम्ड देम एज डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिमांडेड इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टेड। उन्होंने इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना, इसका कंडेम किया, इसकी तरह से उतना अप्रूव नहीं किया इसको, और कहा कि हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ना। ठीक है,
Fine. Some of the veteran Congress leaders, led by Surendranath Banerjee, were in favor of for accepting the government proposals. They left the Congress at this time and founded the Indian Liberation Federation. अब देखिए यहाँ पे जो वेटरन लीडर्स हैं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो मतलब आईएनसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने उस समय की डिसीजन लिया है उसको फेवर कर रहे हैं ना, और एक अलग होकर के क्या कर रहे हैं, अपना ही इंडियन लिबरेशन फंड फेडरेशन बना ले रहे हैं. ठीक है. दे केम टू बी नोन एज liberals and played a minor role in Indian politics hereafter. अब देखिए Rowlatt Act आ गया है. While trying to appease Indians, the government of India was ready with repression. Throughout the war, repression of nationalists had continued. The aggressive revolutionaries had been hunted down, hanged and imprisoned. सबको पता है कि बहुत सारे लोग को जेलों में डाला जा रहा था, बहुत सारे लोग को फांसी की सज़ा मिल रही थी, बहुत सारे लोग को बहुत सारा लंबा कारावास मिल रहा था ना. Many other nationalists such as Abul Kalam Azad had also kept behind bars. इनको भी जेल में भेज दिया गया है, अबुल कलाम आज़ाद को. The government now decided to arm itself with more far-reaching powers which went against the accepted principles of rule of law to be able to suppress those nationalists which would refuse to be satisfied with the official reforms. वो कह रहे हैं कि उन सबको एक तरह से दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स को नहीं मानेगा ना, वो ये इस तरह से कर रहे हैं सब चीज़ें ना. इन मार्च 1990 इट पास द रॉलेट एक्ट. ठीक है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया जा रहा है. इवन दो एवरी सिंगल इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज, इसका अपोजिशन किया था सभी ने, जितने भी लोग थे इंडियंस थे, सब ने इसका अपोज किया था. दिस एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन ना. ये क्या कर रहा था ये एक्ट, किसी को भी जेल में डाल देंगे विदाउट ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं होगा. ठीक है. एंड कन्विक्शन भी हो जाता था, कन्विक्शन तो सज़ा हो जाती थी इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोई ट्रायल वायल कोई सुनवाई नहीं होगी, डाला जेल में, रहिए सड़िए वहाँ पे, ऐसा है. ठीक है. द एक्ट वुड दस ऑल्सो इनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस. ये मैंने पढ़ाया है पहले, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई है तो उसमें हैबियस कॉर्पस पढ़ाया है ना. तो 5 रिट्स थी, उसमें एक ये भी है. ठीक है. तो इसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ना, हैबियस कॉर्पस का, कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका कुछ इलीगल अरेस्ट हो जाता है तो उसमें हैबियस कॉर्पस आपका वकील यूज़ करता है, और इसके थ्रू अगर वो इलीगल डिटेंशन हो मतलब प्रूफ हो जाता है, बता दिए, तो फिर वो रिहाई हो जाती है. विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ द सिविल लिबर्टीज़ इन ब्रिटेन. देखिए आप देखिए, महात्मा गांधी आ चुके हैं हम. महात्मा गांधी एज्यूम लीडरशिप. द रॉलेट एक्ट केम like sudden blow to the people of India who had been promised an extension of democracy during the war. The government step appeared to be a cruel joke. एक तरह से मजाक किया गया ना, सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं मिल रहे थे. ठीक है. इट वॉज लाइक अ हंग्री मैन एक्सपेक्टिंग ब्रेड बीइंग ऑफर्ड स्टोन्स. ये इस तरह से है जैसे कि कोई आदमी भूखा हो और उसे रोटी की जगह क्या दिया जा रहे हैं, पत्थर दिए जा रहे हैं, लोग पत्थर खाओ ना, इस तरह से. Instead of democratic progress had come further restriction of civil liberties. Unrest spread in the country and a powerful agitation against the act arose. यानी इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, एक तरह से बहुत क्रोध आ गया लोगों को, कैसा मतलब लॉ बना दिया है ना, इस तरह से. ड्यूरिंग दिस एजिटेशन, अब देखिए एजिटेशंस तो होंगे क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें देश में क्या हैं कि एक तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि लोग जो है ना, इंडियंस भी इसमें बहुत सारे मिले हुए थे ना देश में, जो भी ये राज कर पाए ना, ये क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे कुछ लोग भी इनसे मिले हुए थे ना. ये तो सभी को पता है कि बिना उनके मतलब उनके कह सकते हैं अपने बीच का कोई जब तक मकबूरी नहीं करेगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा देश में क्या चल रहा है. तो उन्होंने अपने अपने लोगों को लगा रखा था. तो कहीं इंडियंस जो उनके मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या उनको कुछ किन्हीं पदों पे रखा गया था, तो उनका वो एक तरह से यूज़ करते थे. तो मोहनदास करमचंद टुक कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. अब महात्मा गांधी आ चुके हैं, अब उन्होंने हाथ में नेशनलिस्ट मूवमेंट की डोर थाम ली है. ठीक है. द न्यू लीडर मेड गुड वन ऑफ द बेसिक वीकनेसेस ऑफ द प्रीवियस लीडरशिप इन स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म के लिए लड़ाई उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ी थी ना. ही हैड इन्वॉल्व इन न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल नॉन कॉपरेशन, यानी असहयोग करेंगे ना. एंड अ न्यू टेक्निक ऑफ स्ट्रगल सत्याग्रह. ठीक है. सत्याग्रह आ चुका है विच कुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया. ही हैड मोर एवर अ बेसिक सिंपैथी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीजेंट्री. अब देखिए गांधी जी को साइकोलॉजी पता है देश के किसानों की ना, किसानों की साइकोलॉजी पता है. वो पहले एक ऑलरेडी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ
एक लड़ाई, एक मोर्चा खोल के आ चुके थे, उसमें वो काफ़ी कामयाब थे। तो एक तरह से उनको क्या था, एक्सपीरियंस था, इसीलिए इन्होंने इस तरह के इतने मास मूवमेंट चलाए और वो कामयाब भी हुए। कैसे इनको तोड़ना है अंग्रेज़ों को, उनको पता था। ठीक है, ही वॉज देयर फॉर एबल टू अपील to it and bring it into the mainstream of the national movement. He was thus able to arouse and unite all sections of Indian people in a mass national movement. ठीक है, यही इकट्ठा कर पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गांधी एंड हिज आइडियाज़, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये कल 3 टॉपिक हम लेने वाले हैं ना। धीरे धीरे करेंगे तभी सही रहेगा, तभी सही भी रहेगा, तभी समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आराम से लेक्चर सीरीज़ अटेंड करिए जो भी मैंने पढ़ा दिया है। जिन्होंने नहीं किया है, इकोनॉमिक सीरीज़ देख लीजिए, पॉलिटी सीरीज़ देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को शुरू करेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं पिलर हैं किसके, कॉम्पिटिशन की। भाई साइंस आनी चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री आनी चाहिए, हिस्ट्री में भी क्या मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, पॉलिटी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। एनवायरनमेंट बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है ना, बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है, तो उसको भी जानेंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। कल मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।